गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण। इससे पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एक कोशिकीय जीवों में पोषण क्रिया। आज हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीवों में पोषण क्रिया। तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे मनुष्य, मछली, टिड्डा इत्यादि जीवों में पोषण क्रिया किस प्रकार होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानव पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। मनुष्य में खास करके विशेष हम मनुष्यों में पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो मनुष्यों में पोषण क्रिया पाचन तंत्र के द्वारा संपन्न होता है और पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये मैंने बनाया है मानव पाचन तंत्र का चित्र, जिसमें विभिन्न पाचन तंत्र अंग बने हुए हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है मुख और मुख गुहा, भोजन नली, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी पाचन तंत्र के भाग हैं। और यकृत ये पाचन ग्रंथि है, ठीक है। पाचन ग्रंथियां सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यकृत होती है और दूसरी पाचन ग्रंथि का नाम होता है अग्नाशय। अग्नाशय जिसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। और यकृत जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। यकृत को भी इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। तो पाचन ग्रंथियां और ये सभी पाचन अंग मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। मुख से लेकर ये जो लंबी नली है, इस नली को मुंह से लेकर गुदा तक फैली लंबी नली को कहा जाता है आहार नाल। आहार नाल या इसे आहार नली भी कहते हैं। आहार नाल क्या होती है? तो मुंह से लेकर गुदा तक फैली नली आहार नाल कहलाती है। अब इसी आहार नाल से ये सभी अंग जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक एक करके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव पाचन अंग का सबसे पहला भाग होता है मुंह, यानी कि माउथ। और मुख के अंदर क्या आते हैं? तो दांत, जीभ, है ना, और लार ग्रंथियां। ये मुख गुहा है। जैसे ही हम जबड़ों को खोलते हैं तो ये ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा मिलके क्या बनाता है? तो बकल कैविटी, मुख गुहा, या इसे हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर क्या होता है? दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथियां होती हैं। दांत का काम क्या होता है? भोजन को पीसना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और जीभ का काम होता है कि भोजन को उलटना पलटना। और लार ग्रंथियां क्या करती हैं? लार ग्रंथियों से लार निकलता है। लार ग्रंथियों से सैलिवा या लार निकलता है। लार ग्रंथियों से लार, या हम लोग इसको सैलिवा कहते हैं। लार ग्रंथियों से लार निकलता है जो भोजन को गीला बना देता है, नम बना देता है, जिससे आसानी से भोजन नली में जा सके, निकला जा सके, ठीक है। तो यहाँ से भोजन नली में पहुंचने के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? तो आमाशय में। आमाशय को कहा जाता है स्टोमेक। आम भाषा में स्टोमेक को ही पेट कहा जाता है। तो
आमाशय में भोजन जैसे ही पहुंचता है, फिर यहाँ पर भोजन का पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। उसके बाद यकृत से, यकृत में हम देख रहे हैं ये जो भाग है, ये भाग है जो ये यकृत है। यकृत में पित्त जमा होता है। कहाँ पर? तो एक थैली जैसी रचना होती है पित्ताशय, उसमें पित्त जमा होता है और फिर ये पित्ताशय से पित्त निकलकर कहाँ पहुंचते हैं? तो छोटी आंत में पहुंचते हैं। ये छोटी आंत है। ये अग्नाशय से भी अग्नाशयी रस छोटी आंत में पहुंचते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग चित्र के बारे में समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कि सबसे पहले भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, शुरू होता है मुख में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही शुरू होता है, मुंह में ही शुरू होता है। हमारे लार ग्रंथियों से निकलने वाला लार में एक एंजाइम पाया जाता है, एमिलेज या उसको टाइलिन कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी में और या किताब में बना हुआ है उसको समझने की पहले कोशिश कीजिए इस फिगर को, मानव पाचन तंत्र का। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें एक एक करके हर अंग का क्या काम होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, छोटी आंत में क्या कार्य है, अग्नाशय का क्या कार्य है, यकृत का क्या कार्य है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि ये भोजन नली है, तो भोजन नली के साथ साथ एक श्वास नली भी होती है, ठीक है, श्वास नली। और ये भोजन नली में के साथ श्वास नली में मुख गुहा में एक क्या होता है कि पट्टी जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ये क्या करता है कि जैसे ही भोजन नली में प्रवेश करता है तो कंठ द्वार या सांस नली में ना चला जाए, तो इसके लिए वो पट्टी जैसी रचना क्या होती है, उसको सांस नली को ढक देती है ताकि भोजन नली से श्वास नली में प्रवेश ना करे। उसके बाद हम लोग जानेंगे भोजन नली से होता हुआ भोजन अमाशय में पहुंचता है। ये अमाशय का चित्र है। तो अमाशय में भोजन पहुंचता है जैसे, तो हमारी भोजन नली की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, उसमें प्रसारण और शिथिलन होते रहता है। इस गति को, मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने की गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। और उसी क्रमाकुंचन गति के कारण ही भोजन को धकेला जाता है आगे की ओर। ये भोजन नली में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। किस गति के कारण? तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति के कारण। और भोजन अमाशय में प्रवेश करता है। और इसी तरह आहार नली के प्रत्येक भाग में भोजन बढ़ते जाती है आगे और उसमें भोजन की गति होती रहती है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे अमाशय के बारे में। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के भाग मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पहला भाग कार्डिया, बीच का भाग फुंडिक और ये निचला भाग पाइलोरी। ठीक उसी प्रकार छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ग्रहणी या जिसको पक्वाशय कहा जाता है, और बीच के भाग को जेजुनम और अंतिम भाग को इलियम। बड़ी आंत के भी 2 भाग होते हैं, कोलोन और रेक्टम। तो ये मैंने अमाशय का चित्र बनाया हुआ है। तो इसका पहला भाग क्या कहलाता है? कार्डिया। मध्य भाग हो गया इसका फुंडिक और अंतिम भाग हो गया पाइलोरी। ठीक इसी प्रकार ये छोटी आंत, ये जो देख रहे हैं इस तरह का कुंडलित रचना है, ये कहलाती है छोटी आंत। ये कुंडलित रचना है। और यानी कि हम समझते हैं कि कह सकते हैं कि 2 पाइप
नली है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में एक पतली नली होती है, एक मोटी नली होती है। पतली नली को छोटी आंत कहते हैं, मोटे वाले को बड़ी आंत कहते हैं। अंतर क्या है? इसका व्यास कम होता है, इसका व्यास अधिक होता है। शाकाहारी जंतुओं में, प्रश्न यहाँ पर आता है कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक क्यों होती है? ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई अधिक क्यों होती है? इसकी लंबाई 6 मीटर होती है और इस तरह से ये इसमें व्यवस्थित होता है, इस तरह से इसको अरेंज किया गया, अरेंजमेंट होता है मानव शरीर के भीतर कि कम जगह को ही ये घेरती है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत, तो शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन, क्योंकि वो पेड़ पौधे खाते हैं और पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से बने हुए कोशिका वृद्धि होते हैं। तो शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन धीरे धीरे होता है, पाचन होने में अधिक समय लगता है, इसलिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। लेकिन मांसाहारी जंतुओं में जैसे कि शेर हो गया, तो छोटी आंत की लंबाई कम लंबा होता है, छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मांस का पाचन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये छोटी आंत, इसका नाम है, इस अंग का क्या नाम है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत को क्षुधांत्र भी कहा जाता है। ये अंतर क्या? छोटी आंत पतली है और मोटी होती है, तो ये बड़ी आंत। और बड़ी आंत को इस तरह का फिगर बना हुआ है, इस तरह का फिगर बना हुआ है। तो ये किसका फिगर है? बड़ी आंत का। और अंत में इस तरह का ये भाग होता है। तो ये जो फिगर मैंने बनाया है ये है बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा छोटी आंत के भाग। पहला ग्रहणी, पक्वाशय, जेजुनम, इलियम। यानी कि छोटी आंत के अगले भाग को हम लोग कहते हैं पक्वाशय या ग्रहणी, बीच वाला भाग कहलाता है जेजुनम और अंतिम वाला भाग कहलाता है इलियम। ठीक उसी प्रकार बड़ी आंत के भी 2 भाग होते हैं। बड़ा आंत के 2 भाग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर से इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे कि मुख से ये भोजन नली कहाँ पर आ रही है, कहाँ खुलती है? तो अमाशय में खुलती है। अमाशय के बाद ये जुड़ा हुआ अमाशय छोटी आंत से जुड़ी हुई, जो ये निकलने वाला भाग है ये नली छोटी आंत से। छोटी आंत की ये जो कुंडलित रचना है, ये घूमी हुई रचना, ये कहाँ खुलती है? तो बड़ी आंत में खुलती है, ठीक है। तो बड़ी आंत में हम देख रहे हैं कि बड़ी आंत का आगे का भाग सिकुड़ कर एक रचना बनाता है जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। ये अवशेषी अंग होता है मानव में, ठीक है। तो ये बड़ी आंत के 2 भाग हो गए। क्या हो गया? ये इसका अगला भाग हो गया, वो कहलाता है क्या? कोलोन। और इसका अंतिम भाग कहलाता है रेक्टम या मलाशय, जहां पर मल इकट्ठा होता है, ठीक है। ये पक्वाशय हो गया, बीच का भाग हो गया जेजुनम और अंतिम भाग क्या हो गया? इलियम। तो इस प्रकार हम सबसे पहले मानव पाचन तंत्र में आने वाले मानव पाचन अंगों का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तब हम आगे वर्णन करेंगे कि उसमें पाचन क्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है बच्चों।